बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ करते हैं जो कि बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर शराज और हम लोग आज एक रिव्यू देखेंगे, एक समरी देखेंगे जो कि लास्ट चैप्टर हमने वाइंड अप किया था अपना प्रोटीन्स का। बच्चों, हमने प्रोटीन्स भी पढ़ लिए, हमने उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल नेचर को भी देख लिया, हमने उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, फिर हमने अमाइनो एसिड्स को भी देखा, अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन थी उसको भी देखा, और उसकी जो मुख्तलिफ नेचर होती है उसमें जो डाइवर्सिटी होती है हमने उसको भी एक दफ़ा स्टडी कर लिया। ठीक है। अमाइनो एसिड्स के मुतालिक प्रोटीन्स, अगर हम सिर्फ प्रोटीन के वर्ड को देखें तो हमें आइडिया होता है कि प्रोटीन एक डाइवर्स टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, एक वसी टर्म है, इसको हम एक मुतनव टर्म भी कह सकते हैं। डाइवर्स टर्म है यानी कि एक बड़ी टर्म है। कहने से इसमें मुराद ये है कि इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड, चाहे वो एक ही शक्ल के हो, वो मिलके प्रोटीन बनाते हैं, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बैलेंस अगर जिस्म में ख़राब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। इसी तरह लिपिड्स के जब बैलेंसेस बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए तो मुख्तलिफ़ डिजीज़, मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती है। लेकिन प्रोटीन के साथ ये मामला बहुत कम है, रेयर है। होता ज़रूर है कि प्रोटीन की इम्बैलेंस होने से प्रॉब्लम्स जनरेट ज़रूर होते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और लिपिड्स के साथ तो उनकी निस्बत प्रोटीन के इम्बैलेंस होने से मामलात बहुत कम डिस्टर्ब होते हैं। प्रोटीन हमारी डाइट का हिस्सा है। हमने इसमें देखा था कि 300 के करीब अमाइनो एसिड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसके मुतालिक हमारे साइंटिस्ट, हमारे बायोकेमिस्ट हमें बता चुके हैं। फिर हमने एक लिस्ट देखी थी, हमने एक आइडिया लिया था कि उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसके बगैर एक ह्यूमन बॉडी का, एक लिविंग बॉडी का गुजारा मुमकिन नहीं होता। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो आपकी डाइट में शामिल हुए तो उन्होंने आपको फ़ायदा दिया, लेकिन अगर किसी वजह से शामिल नहीं हो सकते, एक लाइफ शेड्यूल की वजह से, एक लाइफस्टाइल की वजह से, तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं होता। आज का ये लेक्चर जो है वो MCQs पर मुश्तमिल है। आपके मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टर्म्स में, मुख्तलिफ पेपर्स में ये MCQs जो कि बिल्कुल ही बेसिक है, जनरल कॉन्सेप्चुअल है, ये रिपीटेडली आते रहे हैं। इनको आप MCQs भी समझ लें, इन्हें आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी समझ लें। और आज का लेक्चर बेसिकली पूरे प्रोटीन चैप्टर की एक मुख्तसर सी समरी है, जिसमें हम सारा चैप्टर गुज़श्ता उसको हम रिव्यू करने लगे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन केमिकल बॉन्डिंग से बना होता है, जिसमें मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स आपस में डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स बनाकर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तभी अमाइनो एसिड का मिलना एक प्रोटीन के मालिक्यूल को पैदा करता है। जब हम इनके फैक्टर्स देख रहे थे तो हमने फैक्टर्स में देखा था कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर मीन, अगर हम सिर्फ नेचर के वर्ड पे गौर करें तो नेचर मीन एक नेचुरल कॉम्बिनेशन जो कि उनका एक तरतीब उनके आपस में बनी हुई है। कोई ऐसा केमिकल फैक्टर, कोई ऐसा फिज़िकल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए जिसकी वजह से वो जो बॉन्डिंग है आपस में, चाहे वो आयनिक है, चाहे वो कोवलेंट है, चाहे वो किसी भी किस्म की बॉन्डिंग है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाती है, अपनी नेचुरल बॉन्डिंग पोजीशन से हटना शुरू हो जाती है। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? दो ही रिज़ल्ट पॉसिबल है, या तो वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल अपने फंक्शनिंग से हट जाएगा, या वो अपने फंक्शनिंग से जिस रफ्तार से काम कर रहा होगा वो रफ्तार उसकी कम हो जाएगी। लेकिन
इसके रिजल्ट्स भी दो हो सकते हैं। अगर वो कंप्लीट डीनेचर हो गया तो प्रोटीन मॉलिक्यूल टूट गया, अब वो किसी किस्म का काम अदा करने के लायक नहीं रहेगा। अदर सेंस में जिस फैक्टर की वजह से प्रोटीन डीनेचर हो रहा था उस फैक्टर को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रोटीन वापस रिवर्सिबल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आके अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। हम देखेंगे कि कौन सा वो फैक्टर नहीं है जो कि प्रोटीन की डीनेचुरेशन में अपना अमल दखल नहीं करता। हीट से प्रोटीन डीनेचर होती है, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। चार्ज यानी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज किया है, क्या वो प्लस की सूरत में है, क्या वो माइनस की सूरत में है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा, आयनिक पोजीशन में है। पीएच चेंज भी हमने स्टडी किया था जब हम फैक्टर्स देख रहे थे प्रोटीन को डीनेचर करने वाले, तो उसमें हमने देखा था कि पीएच ग्राफ की सूरत में था कि एक रेड लाइन से एक डेड लाइन से बढ़ जाए तो प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाती है, और अगर एक नॉर्मल लेवल से कम हो जाए और ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है डीनेचुरेशन का। एक और फैक्टर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डेफिनेटली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स प्रोटीन की डीनेचुरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। क्यों कि डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किस तरह की नेचर रखता है। अगर वो इस तरह की एसिडिटी ज़्यादा रखता है या बेसिसिटी की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा रखता है तो वो भी इनकी बॉन्डिंग को मुतासिर कर सकता है प्रोटीन की, और एज अ रिज़ल्ट प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर उसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका चार्ज बनता है। चार्ज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसा रोल सामने नहीं आया जिससे मालूम यह हो कि प्रोटीन की डीनेचुरेशन होती है, जबकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीट से, पीएच चेंज होने से और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से प्रोटीन टूट सकती है, अपने नेचुरल स्ट्रक्चर से हट सकती है, जबकि चार्ज का एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोटीन मॉलिक्यूल के डीनेचर होने में, उसके टूटने में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी चार्ज बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफाइंग द 3D शेप ऑफ द प्रोटीन। थोड़ा सा इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर हम देख रहे थे तो उसमें हमने इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी देखा था, हमने इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी देखा था, हमने इसका टर्शरी भी देखा था, हमने इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखा था, और हमने देखा था कि साइंस में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि वो प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करने में कामयाब हो चुके हैं। स्ट्रक्चर हमेशा डिपेंड करता है कंपोनेंट्स पे, यानी उन चीज़ों पर जो कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनके यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग, हमें कैसे मालूम होगा कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ये मालूम करने में कामयाब हो कि इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो 3D शेप बनती है। पहले ऑप्शन पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड अंडरस्टूड है कि पेप्टाइड बॉन्ड ही कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड जब थोड़ी अमाउंट में अमाइनो एसिड्स आपस में मिले तो एक शॉर्ट चेन जो बनेगी उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। प्रोटीन का दूसरा नाम यानी छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल को पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, किस तरतीब से अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को आप जहन में रखिएगा। हमारा क्वेश्चन था कि किस चीज़ से हमें मालूम होगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D है,
क्या वो पेप्टाइड बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड एक शॉर्ट चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड की तरतीब से हमें मालूम होगा। इसका इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड्स, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेंज बनी हुई है और उसको जब रिएक्ट करेंगे किसी दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, तो क्या इससे हमें मालूम होगा 3D स्ट्रक्चर? इससे मुमकिन नहीं हो सकता। ये केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ज़रूर हो सकती है। हमें ये हो सकता है कि एक चेन जब दूसरी चेन से रिएक्शन करे तो एक नया प्रोडक्ट जो है वो जन्म लेगा, या फिर इंटरेक्शन विद अदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या किसी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ जब उसका रिएक्शन हो तो 3D स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें स्पेसिफिकेशन हम देखें तो जो आंसर नंबर डी है वो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई नहीं किया गया। हमें बताया नहीं गया कि अगला मॉलिक्यूल किस नेचर का है, लिहाजा उसका जो एंड रिज़ल्ट है उसको प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है, स्पेसिफाई करना उसको मुमकिन नहीं है। हम जब इस ऑप्शन पे आते हैं द अमाइनो एसिड सीक्वेंस कि किन तरतीब के साथ मिलकर अमाइनो एसिड्स मिले तो एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ने जन्म लिया, तो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर बी है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सीक्वेंस में तरतीब। और एक कॉमन सेंस हमें ये कहती है कि एक बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक उसकी ईंटें किस तरतीब से आपस में मिलेंगी तो एक पार्टिकुलर साख्त सामने आएगी। तो इसी तरह सिंपली अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड का आपस में एक मखसूस तरतीब के साथ मिलना उसकी साख्त को बनाएगा। इसी से हमें उसका 3D शेप को ऑब्जर्व करना आसान रहेगा। तो ऑप्शन इज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज गैप स्पेस इज नॉट क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेशन कहते हैं जब दो चीज़ें आपस में स्ट्रॉन्गली इंटरलिंक हो जाए, दो मुख्तलिफ चीज़ें जब आपस में मिले, एक बॉन्ड बना लें, रिलेशन बना लें, इंटरेक्शन कर लें, तो उसे हम कंजुगेटेड की आम टर्म में समझते हैं। अब प्रोटीन्स की कंजुगेशन क्या होगी कि प्रोटीन के साथ या तो प्रोटीन मिले, लेकिन इससे ज़्यादा प्रोबेबल ये टर्म से होगा कि प्रोटीन से हट के कोई और टाइप, कोई किसी और नेचर का मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के साथ कंजुगेशन करेगा, अपना रिलेशन बनाएगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ मिलेगा, तो हम उसे कंजुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। यानी कि एक प्रोटीन होगा और एक प्रोटीन से हट के कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है लाइपोप्रोटीन, मीन्स कि लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज जब मिलेगा प्रोटीन से तो हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लिपिड्स को प्रोटीन से मिलने को लिपोप्रोटीन्स बोलेंगे। अब कंजुगेटेड प्रोटीन में पहली ऑप्शन तो फिट बैठती है कि लाइपोप्रोटीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। फिर मेटैलोप्रोटीन यानी कोई मेटल जो था, मेटल और प्रोटीन ने आपस में कंजुगेट किया, कंजुगेटेड प्रोटीन बनी, तो ये भी कंजुगेटेड प्रोटीन की एक अहम एग्जाम्पल है। चौथी ऑप्शन है कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन इस सिनेरियो में फिट नहीं बैठती, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन में जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो सारे एक ही केमिकल नेचर के मालिक होंगे, एक ही टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं। लाइपोप्रोटीन में लिपिड्स और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स में ग्लाइकोजन और प्रोटीन, मेटैलोप्रोटीन में मेटल और प्रोटीन, वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स की एग्जाम्पल है। चौथी कंप्लीट प्रोटीन जो कि एक ही टाइप के अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। तो हम इसमें कंजुगेटेड प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स में से कंप्लीट प्रोटीन को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये नॉट का वर्ड फिट आता है कंप्लीट प्रोटीन्स पर। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर कंप्लीट प्रोटीन है।
Complete protein is not a conjugated protein because it is composed of the same type of amino acids, and conjugated protein is like something when two different chemical natures, like one is protein and like one is not a protein, when both are going to combine, conjugated protein is formed. Complete protein is not a conjugated protein because they are composed of same type of amino acids. तो correct answer is, appropriate answer is the complete proteins. ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब हमने देखना है कि हमारे सामने जो 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, इसमें प्रोटीन से मुतल्लिक करेक्ट कौन सी है. ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, करेक्ट है. प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के ही बने हुए होते हैं. प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, टीथ एंड बोन्स. हमारी हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए, दांतों के लिए, स्किन के लिए ख़ास तौर पे. आपको याद होगा जब मैंने कोलेजन और केराटिन और शैम्पू का जिक्र किया था, तो उसमें इसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं प्रोटीन. ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑल्सो करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज़ प्रोटीन इज़ द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यूज़. हमने मसल्स में भी देखा था और हमने बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी देखा था, रिपेयर में भी देखा था, बिल्डिंग में भी देखा था कि प्रोटीन्स का बहुत अहम रोल होता है. तो थर्ड ऑप्शन भी हमें करेक्ट नज़र आती है. तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें मालूम ये होता है कि चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं. प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का ही मिलके बना हुआ होता है. बोन्स, टीथ और स्किन, इसका इनकी कंपोजिशन में, इनकी डेवलपमेंट में प्रोटीन इसेंशियल होते हैं, लाजमी होते हैं. एंड देन प्रोटीन इज़ द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन बिल्ड, रिपेयर एंड द मेंटेन बॉडी टिश्यूज़. फॉर एग्जांपल द मसल टिश्यूज़ लाजमी, रिपेयर में भी, बिल्डिंग में भी, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी में भी प्रोटीन बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं. लिहाजा हमारे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन करेक्ट बनती है. सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ये चारों ऑप्शन आपकी करेक्ट है. लिहाजा ऑप्शन डी इज़ गुड, वेल, दिस इज ओके. कितने अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है? 10, 20, 30 या 50. अगर 10 होंगे तो वो शॉर्ट पेप्टाइड होगा. शॉर्ट पेप्टाइड को हम प्रोटीन की इनिशियल फॉर्म कह सकते हैं. एप्रोप्रिएट आंसर 20 है, क्योंकि 30 ये वो लफ्ज़ है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स 30 की तादाद में होते हैं. तो कम से कम कितने अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जनरेट होगा. सो इसका आंसर करेक्ट है 20. ना कि वो 10 है, ना कि वो 30 है, ना कि वो 50 है. ये याद रखिएगा कि प्रोटीन के बनने के अमल में 20 अमाइनो एसिड्स शामिल होते हैं. 10 का ताल्लुक दूसरी कैटेगरी के साथ है, 15 का ताल्लुक चेन के साथ है, 30 का ताल्लुक इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के साथ है, जबकि कंपोजिशन स्पेसिफिकली प्रोटीन की 20 अमाइनो एसिड्स के साथ होती है. व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड. सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है ये है कि अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में मिल रहे होते हैं तो उनके दरमियान जो लिंक डेवलप होता है, बॉन्ड डेवलप होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? क्या वो आयनिक बॉन्ड होगा? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड अमाइनो एसिड्स के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि कार्बन है, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और आयनिक बॉन्डिंग. अगर उसमें सल्फ़र शामिल होगा तो वो आपस में आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे. तो लेकिन सारा स्ट्रक्चर आयनिक स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता. एसिडिक बॉन्ड बिल्कुल एक्सक्लूड कर दे, एसिडिक बॉन्ड का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है. पेप्टाइड बॉन्ड, जी, अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड ही के थ्रू लिंक होते हैं और
प्रोटीन मॉलिक्यूल जन्म लेता है, पैदा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन अमाइनो एसिड्स का अंदरूनी मामला है, लिहाजा एसिडिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशन के इंटरनल मामला आता है। और एक अमाइनो एसिड पूरा जब दूसरे फुल कंप्लीट अमाइनो एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वह पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो आंसर पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इज बिटवीन अमाइनो एसिड्स। करेक्ट आंसर तो पेप्टाइड बॉन्ड। आप भी इसको याद रखिएगा, एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोटीन्स? प्रोटीन के मुतल्लिक कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। क्या प्रोटीन पॉलीमर्स, पॉली मीन मैनी, मर्ज मीन यूनिट्स, मैनी यूनिट्स, बहुत सारे ईंटें, बहुत सारे यूनिट्स। क्या प्रोटीन ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है? क्या प्रोटीन बहुत सारे यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ मिलकर बना होता है? क्या प्रोटीन्स बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ मिलकर बना होता है? क्या प्रोटीन बहुत सारे जो यूनिट्स होंगे डाइसल्फाइड ब्रिजेस, क्या उनके साथ मिलकर बना होता है? नहीं, प्रोटीन का ताल्लुक सिर्फ अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स के साथ होगा। हाँ, अब ये ध्यान में रखिए कि अगर कंजुगेटेड प्रोटीन की बात होती है जिसमें दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट द ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, अंडरस्टूड, दिस वन इज करेक्ट। थर्ड वन, proteins are the polymers of peptide bond. No, peptide bond is something different and protein is basically the combination composition of the amino acids that are linked with the peptide bond. ठीक है, अगली एडवांस स्टेज में आप जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे आप देखेंगे प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का, एंड दैट्स ऑल। वी आर नॉट गोइंग इनटू टू मच कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स which can disturb our concept. And again, the proteins are the polymers of disulfide bridges. No, disulfide दो सल्फर कंपाउंड अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद होगी। अगर वो अपना इंटरनल कंपाउंड बना रहे हैं तो उसका ताल्लुक स्ट्रक्चर के साथ ज़रूर हो सकता है, लेकिन प्रोटीन के साथ उसका इनडायरेक्ट ताल्लुक है, वो अमाइनो एसिड के साथ उसका डायरेक्ट लिंक बनता है। तो आंसर विल बी द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। दिस वन इज द सिंपलेस्ट लाइन दैट इज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड प्रोडक्ट्स? जी, ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसी कौन सी फूड है, ये भी आपने पढ़ा होगा डिटेल से, या मुख्तलिफ पिक्चर्स के साथ आपने लास्ट प्रेजेंटेशन में, सेकंड लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा कि फूड रिच डाइट इन द प्रोटीन इज विच वन? क्या हो सकता है? एग्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एग्स और टोफे के मुतालिक हमें मालूम है कि प्रोटीन रिच डाइट है। चने, ग्रेन्स, गंदम्स और लेग्यूम्स, अखरोट वगैरह इस टाइप की जो कैटेगरी है, ड्राई फ्रूट्स को भी आप काउंट करें इसमें, तो हाई प्रोटीन डाइट है। मिल्क एक बेहतरीन डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन रिच, ये एक ऐसी नेचुरल डाइट है जो तीनों चीज़ों से रिच होती है, भरी हुई होती है, मिक्सचर होती है। तो प्रोबेबल आंसर, बल्कि यकीनी आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। जी, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेन्स में, लेग्यूम्स में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एग्स में, टोफू में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सो द एग्जैक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीज़ों में, दूध में भी, चनों में भी, लेग्यूम्स में भी, अंडों में भी, और दूसरे इस टाइप के रिलेटेड जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, हमारी खुराक है, हमारी डाइट है, ये प्रोटीन रिच कहलाएगी। लिहाजा आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम चीज़ें शामिल हैं प्रोटीन रिच कंटेंट्स में।
9 में हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंप्लीट प्रोटीन। जी, अब इसमें देखें क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर दिया उसने। पहले एक क्वेश्चन स्पेसिफाई किया था कंजुगेटेड प्रोटीन्स में, अब वो बात कर रहा है कंप्लीट प्रोटीन की कि कंप्लीट प्रोटीन के मुतल्लिक कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कंप्लीट प्रोटीन से मुतल्लिक थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें। हमने पढ़ा था कि एक ही टाइप के अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन बनेगी। अगर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और एक दूसरी टाइप का मॉलिक्यूल है जिन्होंने आपस में कंजुगेट किया हुआ, तो उसे हम कैटेगराइज करेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन में। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हाई प्रोटीन फूड दैट स्टेबलाइज बॉडी वेट। कंप्लीट के नाम से ही आपको कुछ आइडिया होगा कि कंप्लीट मीन हाई। इसका मतलब है कंप्लीट जो कि एक ही तरह के अमाइनो एसिड है, लिहाजा इसमें प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। फूड दैट हैज बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, डेफिनेटली कंप्लीट प्रोटीन वो है जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स एक बैलेंस्ड अमाउंट है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ कंप्लीट प्रोटीन, आपको उसमें मेंशन करना होगा कंप्लीट मीन हाई। तो इसमें ऐसी फूड शामिल है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में है, और जब ज़्यादा मिकदार में होगी तो बॉडी के स्ट्रक्चर में, बॉडी के वेट में, बॉडी की डेवलपमेंट में उसका बड़ा अहम रोल होगा। फैट्स के साथ इसका बैलेंस्ड अमाउंट है। इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि कहीं प्रोटीन ज़्यादा है और फैट ज़्यादा है। बैलेंस्ड डाइट में फैट्स और प्रोटीन शामिल होते हैं। और ऐसी फूड जो कि all type of amino acid, definitely all type of amino acid because it is a complete protein. Complete protein is composed of only one type of protein that is very rich in only one type of amino acid. The food that provide all the amino acid that the body needs. जिस्म को जिस तरह के अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है वो सारे का सारा या ज़्यादातर परसेंटेज में कंप्लीट प्रोटीन में पाया जाता है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे उसने चारों बातें ही ठीक की है, क्योंकि हम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखें। कंप्लीट प्रोटीन बैलेंस प्रोटीन है, इसने दूसरे कंपोनेंट्स के साथ अपना तनासुब बरकरार रखा हुआ है। जिस्म को जितनी ज़्यादा मिकदार में अमाइनो एसिड चाहिए होगा तो वो कंप्लीट प्रोटीन से ही लेगा। तो ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमिन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया जाए, आपके सामने प्रोटीन स्ट्रक्चर दिया जाए, आपको कैसे मालूम होगा कि इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा है या इसका स्ट्रक्चर कैसा है या इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस कैसा है। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, हमने ये पढ़ा था। हमने NMR टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, राइट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। हमने दो ही टेक्निक पढ़ी थी जिसके मुतालिक हमें मालूम भी हुआ था कि इससे हम प्रोटीन का, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हम पढ़ चुके हैं। क्रिप्टोनिक एक्सरे विजन हमने इसको पढ़ा ही नहीं था, लिहाजा जब हमने पढ़ा ही नहीं था हमने इसको सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं किया। MRI नहीं, MRI आप बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो अब आप MRI कह सकते हैं। हाँ, अगर इसकी जगह NMR होता, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन टेक्नोलॉजी होती, उसको स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आंसर है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, हम इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बड़ा सादा सा पढ़ा था कि हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ की है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। हमारा सादा सा आंसर है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। बहुत अहम क्वेश्चन है कि अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई अपनी फास्ट फूड की हैबिट, अपने लाइफस्टाइल की वजह से वो मुस्तकिल ऐसी डाइट लेता है, ऐसा खाना लेता है जिसमें प्रोटीन शामिल नहीं है, जिसमें लेट्स सपोज कि एक बंदा बहुत ज़्यादा दिन में, रात को खाने में ऐसी चीज़ लेता है जिसमें मिठास शामिल है, तो हम कहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट लेता है। हम कहते हैं ऑयल फ्राई की हुई चीज़ें वो ज़्यादा शौक से खाता है, तो हम उसमें कहेंगे कि उसमें लिपिड कंटेंट्स प्रोबेबली ज़्यादा होगा। लिहाजा अगर कोई ऐसी डाइट जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन हो तो ह्यूमन बॉडी क्या चीज़ सफ़र करती है, वेट लॉस। अंडरस्टूड वेट लॉस, क्योंकि वेट का ताल्लुक हमने पिछले MCQs में भी देखा है
कि इसका ताल्लुक भी बैलेंस्ड प्रोटीन के साथ है। मसल्स फटीग, मसल्स में दर्द हो जाना अंडरस्टूड है, क्योंकि मसल्स आर द पार्ट ऑफ द प्रोटीन एंड इफ द प्रोटीन्स आर लैकिंग इनसाइड द बॉडी definitely they are going to affect the muscles and the muscle fatigue will appear, muscles pain will appear because the protein is the deficient, the protein is not going properly into their proper places, problem तो होगा, fatigue होगी। लॉस इन द मसल स्ट्रेंथ अंडरस्टूड, क्योंकि मसल्स की कंपोजिशन, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको रिलैक्स करना है, उसकी कंपोजिशन है। मसल्स में नहीं होंगे तो प्रोटीन, तो फिर ज़ाहिर मसल्स पे तो इफ़ेक्ट होगा, उनमें दर्द भी होगा, हमारा वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन इज अंडरस्टूड ऑल ऑफ द अबव, राइट। अब यहाँ से आपको प्रोटीन की अहमियत का भी एक अंदाज़ा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का ये काम नहीं है, कौन सा? क्या प्रोटीन हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है? डेफिनेटली करती है। प्रोटीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन, प्रोटीन हमारे जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है, लिहाजा जिस्म की हिफाजत करने में, पैथोजन हमारे दुश्मनों के ख़िलाफ़ काम करने में प्रोटीन रोल प्ले कर रही है, अंडरस्टूड है, कर रही है। ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रही है, जी हाँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, ब्लड ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक अहम रोल है। सेकंड थिंग, दिस इज़, ये मशकूक स्टेटमेंट है, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्यों? आपको याद होगा हमने कहा था कि जब हम मैसेंजर आरएनए को स्टडी कर रहे होते हैं, जो कि आरएनए की ही कॉपी होती है, उस पर जेनेटिक कोडिंग होती है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। कोडिंग को स्टडी करना है आपने, जेनेटिक कोडिंग देखनी है, आप मैसेंजर आरएनए देखेंगे, आपने को कोडिंग का अंदाज़ा होगा कि उसमें जीन्स किस तरतीब के साथ क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स का बेसिकली ये काम नहीं होता। प्रोटीन्स को स्टडी करने से हेल्प ज़रूर मिल सकती है, प्रोटीन का डायरेक्ट ये काम नहीं है। प्रोटीन डाइजेस्ट करेगी, जिस्म की हिफाजत करेगी, हीमोग्लोबिन के ज़रिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगी, दिस इज़ द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। सो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो मैसेंजर आरएनए का काम है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक प्रोटीन से नहीं बनता। जी जनाब, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल, प्रोटीन्स कहाँ बन रही होती है हमारे जिस्म की मुख्तलिफ सेल्स की, कौन सी ऑर्गेनेली में, क्या न्यूक्लियस में? नहीं, न्यूक्लियस में तो जेनेटिक आरएनए और डीएनए और इनका रोल होता है, वैक्यूल्स में भी इसका रोल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्वायर होता है, जहाँ पे एनर्जी एटीपीज वगैरह स्टोर हो रहे होते हैं और बन रहे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। करेक्ट आंसर साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से इसको रिव्यू किया होगा, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने एमसीक्यूज और एक पूरी समरी आपने गो थ्रू कर ली इस लेक्चर के थ्रू। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।